नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम 27 दिसंबर 2023 को जो प्रमुख डीक्यू के प्रश्न हैं, दैनिक क्विज के जो प्रश्न हैं, उन पर चर्चा करेंगे। अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले एक घोषणा है, एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। अगर सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है, तो आप उस डाउट का समाधान बायजूस के आईएएस परीक्षा के विशेषज्ञों के माध्यम से कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि कमेंट सेक्शन में एक पिन्ड कमेंट है, उसमें एक गूगल फॉर्म है, आपको उसे फिल करना है और आपकी समस्या का समाधान हमारे आईएएस परीक्षा के विशेषज्ञों के द्वारा किया जाएगा। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डीक्यू के विषय में हालांकि जो मेरे अन्य साथी हैं उन सभी ने आपको बताया है, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डीक्यू का जो आयोजन हम कर रहे हैं वो प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रख करके आपके लिए कर रहे हैं। और डीक्यू के अंदर में हम उन सभी स्रोतों से उन प्रश्नों को उठा करके आपके लिए लेकर के आते हैं जो प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इन स्रोतों के अंदर में पीआईबी शामिल है, इसके अलावा द हिंदू, इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रमुख स्रोत शामिल हैं। अगर हम आज देखें, यहां पर जो पहला प्रश्न हमारे सामने है वो है आईएनएस इंफॉल, जो हाल ही में खबरों में था। प्रोजेक्ट 15 ब्रावो विशाखापत्तनम श्रेणी के अंतर्गत एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, अर्थात गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। अब यहां पर आप देखें आईएनएस इंफॉल भी लिखा हुआ है और आईएनएस यहां पर जो है विशाखापत्तनम श्रेणी भी लिखा हुआ है। हालांकि देख करके कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगला स्टेटमेंट है कि यहां ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल एंटी सबमरीन वॉरफेयर अर्थात एएसडब्ल्यू और टॉर्पीडो, जो सबमरीन्स होती हैं, जो विमान होते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, उनको नष्ट करने के अंदर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इनको प्रक्षेपित किया जा सकता है आईएनएस इंफॉल के माध्यम से, राइट। तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है, और यहां पर दोनों कथन सही हैं। अगर इसका कॉन्टेक्स्ट हम देखें, यह प्रश्न आपके सामने क्यों रखा गया है, तो आप यहां पर देखें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इन्होंने इस समाचार को पीआईबी पर रखा है। और यहां पर हम देखें कि भारतीय नौसेना को आईएनएस इंफॉल मिला है और इस जहाज के अंदर में हम लोग देखते हैं कि भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है। एक और बड़ी खास बात है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत इसके अंदर में जो उपकरण इस्तेमाल किए गए हैं उनमें से अधिकांश उपकरण, करीब 70 से 75% इंस्ट्रूमेंट्स भारत के ही इस्तेमाल यहां पर किए गए हैं। इसके अलावा हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर गैस और गैस कॉन्फ़िगरेशन दोनों का एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में तानसेन महोत्सव में किस राज्य में 1282 अर्थात 1282 तबला वादकों ने एक साथ प्रदर्शन किया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। अब जरा समझिएगा इस बात को। देखिए, अगर ऐसे प्रश्न सामने आते हैं तो या तो आपको आता है या तो नहीं आता है, इतना ही होता है। ऐसे में इसे आपको याद कर लेना चाहिए और इसका जवाब है मध्य प्रदेश, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखें तो इस सूचना का स्रोत भी है पीआईबी पर यह समाचार हमारे सामने उभर करके आया। मध्य प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आरंभ हुआ। ग्वालियर के क्षेत्र के अंदर में जो प्रमुख आयोजन है वो तानसेन के मकबरे और मोहम्मद गौस का जो मकबरा है उसके आसपास पर आयोजित किए जाएंगे। देखिए, आपको ये इसलिए ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि आप यहां देखो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर में इसको शामिल कर लिया गया है, राइट। चलिए अगला प्रश्न यहां पर अगर आप देखें तो निम्न पर विचार करें। ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल औषधियां, खाद्य उत्पाद, चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण, ठीक। उपरोक्त में से कौन कौन से उत्पाद उत्पादन संबंध प्रोत्साहन, जिसको हम लोग कहते हैं पीएलआई स्कीम योजना से जुड़े हुए हैं, राइट। अब जरा एक बात पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो योजना है, ठीक है, बहुत चर्चा में रही है। भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है उत्पादन को बढ़ाने के संदर्भ में। अगर आप इसके नाम को देखें, नाम में क्या लिखा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब कि अगर उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सरकार यहां पर क्या करती है, सरकार सहायता देती है ऐसे उद्योगों को।
और सरकार ने यहां पर पहचान की है करीब 14 ऐसे क्षेत्रों की जहां पर PLI स्कीम को लागू किया गया है। यहां पर आप इनकी लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहां पर आप देखें कि 2024 के लिए स्टील सेक्टर के लिए अब भारत सरकार कुछ विशेष योजनाएं तैयार कर रही है ताकि वहां पर उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। अब अगर हम देखते हैं अपने प्रश्न का जवाब क्या है, तो ये सारे के सारे सेक्टर जो है PLI योजना के अंदर में शामिल दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में जवाब इसका होता है डी, अर्थात 1 2 3 4, राइट। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारे सामने आता है पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान अर्थात नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च, राइट। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब पहला कथन है, यह संस्थान पूर्वोत्तर की लोक चिकित्सा पर वैज्ञानिक ढंग से दस्तावेज तैयार करेगा, उन्हें रिकॉर्ड करेगा, शोध और उसे मान्य करेगा। इसी प्रकार कि जो स्थानीय स्वास्थ्य परंपराएं हैं, इसके अलावा अलग अलग जातियों के अंदर में अलग अलग जो जातियां होती हैं, जनजातियां होती हैं, उनके जो औषधीय अभ्यास हैं, उनके लिए सर्वोच्च अनुसंधान केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। आपको पहचानना है गलत कथन इनमें से कौन सा है। देखिए, अगर हम यहां पर देखें तो ये दोनों के दोनों सही हैं। ऐसे में ना तो एक ना तो दो, हमारा सही जवाब यहां पर हो जाता है कि ना तो एक ना तो दो, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। अब आप जरा यहां पर समझें कि ये जो प्रश्न है ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार आयुष परियोजना, जो आयुष मंत्रालय है, ठीक है, आयुष मंत्रालय के माध्यम से भारत के अंदर में जो आयुर्वेदिक पद्धतियां हैं, योग की पद्धतियां हैं, सिद्ध की पद्धतियां हैं, होम्योपैथी की पद्धतियां हैं, राइट, सोवा रिगपा है जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर में हमें बहुत महत्वपूर्ण एक पद्धति के रूप में, औषधीय पद्धति के रूप में देखने को मिल जाता है। तो भारत के अंदर में आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो हमारे स्वदेशी पद्धतियां हैं, इलाज करने के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। अब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, हालांकि मैंने बता तो दिया है आयुष जो शब्द है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसमें कौन कौन सी पद्धतियां शामिल है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर में जानकारियां दे सकते हैं, राइट। ओके, इसके अलावा आगे यहां से बढ़ते हैं तो अगला जो प्रश्न है वो PYQ का जो खंड है उसके अंदर में रखा गया है। जरा आप समझिएगा। देखिए, हम इस पूरी पहल के अंदर में PYQ को शामिल करते क्यों हैं? PYQ को शामिल इसलिए करते हैं ताकि आप इस बात को समझ सकें कि यूपीएससी जब प्रश्न पूछती है तो उसमें कितनी वैरायटी रखती है। आप जैसे यहां पर देखें कि 2023 में सिविल सेवा परीक्षा के अंदर में आप ये प्रश्न रखा गया। अब यह प्रश्न मध्यकालीन भारत के साथ जुड़ा हुआ है, आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ में भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप पुर्तगालियों को देखें तो पुर्तगाली भारत में आए तो मध्यकाल में हैं। 1498 में वास्को डी गामा इंडिया में आया था, लेकिन इनका अगर आप ज्यादा संबंध देखेंगे तो वो संबंध प्रभाव हमको आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ में, हम जो पढ़ते हैं यूरोपियों का भारत में आगमन, उसके साथ में जुड़ा हुआ अधिक दिखाई पड़ता है। करेक्ट। तो यहां पर प्रश्न था कि मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव के एरिया को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया। अब देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, या तो वो आपको आते हैं या तो वो आपको नहीं आते हैं, राइट। तो देखिए, आप सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार PYQs को देखते हैं, यूपीएससी की टेंडेंसी को पकड़ते हैं, तो उन क्षेत्रों की पहचान जरूर हो जाती है कि कम से कम यहां पर जो फैक्ट हैं वो हमें करने ही चाहिए। और ऐसा ही एक टॉपिक रहता है भारत में यूरोपियंस का आगमन, और इसका सही जवाब होता है बहादुर शाह। बहादुर शाह जिसने एक समझौता किया हुमायूं के आक्रमण के संदर्भ में। हुमायूं गुजरात के ऊपर में आक्रमण करने वाला था, पुर्तगालियों के साथ में समझौता किया कि अगर हुमायूं हमला करेगा तो आप पुर्तगाली हमारी हेल्प करेंगे, बदले में दीव का एरिया हम उनको दे देंगे। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि बहादुर शाह और हुमायूं के मध्य समझौता हो गया, आक्रमण हुआ ही नहीं। पुर्तगालियों ने मांग की कि आपने समझौता किया था तो अब यह क्षेत्र हमको दीजिए, और हम यहां पर देखते हैं कि दोनों के बीच विवाद होता है और अंततः दीव का जो एरिया है पुर्तगालियों को प्राप्त होता है। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट था, थोड़ी सी यहां पर चर्चा थी इसके बारे में। अगर हम अंत में देखें कि फैक्ट ऑफ द डे,
तो फैक्ट ऑफ द डे मतलब आज का प्रमुख तथ्य, इसको अगर आप देखें तो इसमें हमें दिखता है गैर आक्रामक फॉर्मेल्डिहाइड सेंसर। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड एक प्रकार का रासायनिक तत्व है और इसको जो है ये एक प्रकार की गैस है। क्या है? एक प्रकार की गैस है। अब सामान्य रूप से हम लोग जब फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि कैंसर फैलाता है, कैंसर होता है इससे। लेकिन आप यहां पर देखें लिखा क्या है, गैर आक्रामक, नॉन इन्वेजिव, मतलब कि नुकसान न पहुंचाने वाला, जिससे कि मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब इसका इस्तेमाल कहां किया जा रहा है? देखिए भोजन के पदार्थों के अंदर में मिलावट की जो समस्या है वो लगातार हमारे सामने उभर करके आ रही है और बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में हम देखते हैं कि जो लोग मछली खाते हैं, जो मछली का सेवन करते हैं, और मछली फिश एक बहुत बड़ा भोजन का स्रोत है अनेक क्षेत्रों के अंदर में, एक बहुत बड़ी आबादी के लिए। बहुत जाहिर सी बात है कि ऐसे में इतने बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो फिशेस है इसके अंदर में कोई मिलावट ना होने पाए, अगर मिलावट हुई है तो उसकी पहचान की जा सके, इसके लिए नॉन इन्वेसिव फॉर्मेल्डिहाइड को तैयार किया गया है। और ये कमरे के तापमान पर ही, अगर फिश के अंदर में किसी प्रकार की कोई मिलावट की गई है तो उसकी पहचान कर सकता है, उसके बारे में सूचना दे सकता है। यहाँ पर आप देखें इसका एक चित्रण है इसी प्रक्रिया का, कि यहाँ पर जो है फिश के अंदर में कितनी मिलावट यहाँ पर की गई है। राइट, ओके। तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि नॉन इन्वेजिव फॉर्मेल्डिहाइड सेंसर जो है उसका इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जा रहा है, इसका प्रयोग क्या है। तो जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें मिलावट को पहचानने के संदर्भ में, खास तौर पर जो फिशेस वगैरह, फिशरीज वगैरह का क्षेत्र है, वहां पर ये एक बेहतरीन पदार्थ साबित हो सकता है लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के संदर्भ में। राइट, ओके। मैं आशा करता हूं कि आज के डेली क्विज के अंदर में जो भी चर्चाएं की गई हैं वो आपके लिए उपयोगी रही होंगी। आप सभी को मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि अगर सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में कोई भी शंका है तो कमेंट सेक्शन के अंदर में आप सभी के लिए एक गूगल फॉर्म ऐड किया गया है, उस फॉर्म को आप फिलअप करिए और आपके जो भी डाउट्स हैं उनका समाधान करने की जिम्मेदारी बायजूस के आईएएस परीक्षा के विशेषज्ञों की होगी। इस पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ध्यान